हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मिश्रा और एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्ड इन वर्ड्स में। दोस्तों, मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर, जो वर्ड मैप सीरीज़ का अगला पार्ट है। आप लोग तो जानते ही हो कि हम लोगों ने वर्ड मैप सीरीज़ शुरू करी थी। इसमें एक वीडियो मैं बना चुका हूं जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ द वर्ड मैप क्लियर कराए थे। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेरे नए दोस्त हैं, वो वीडियो जाकर मेरे चैनल की प्लेलिस्ट वर्ड मैप सीरीज़ में जाकर देख सकते हैं, और या फिर मैं वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है हमारा इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं जो लैटीट्यूड लाइंस होती हैं उनके बारे में। हम लोग इसमें लैटीट्यूड लाइंस को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जो पिछला वीडियो कराया था दोस्तों, उसमें एक चीज़ मेरे से रह गई थी, वो इस वीडियो में मैं कंप्लीट कराता हूँ। वो ये था कि जो लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड की, वो तो मैं ये इसलिए करा रहा हूँ कि आप लोग को पता चल जाए कि जो हमारी इंडिया है वो किस नंबर पर पड़ती है लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज। एरिया के अगर अकॉर्डिंग देखें तो जो कंट्रीज़ हैं उस हिसाब से इंडिया किस नंबर पर पड़ती है। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा से एब्रीविएशन बनाया है और बहुत फ़नी सा है और बहुत आसानी से याद हो जाएगा, रकू बाय। तो इस मैं सोचता हूँ याद करने में बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो रकू बाय, तो पहला जो हमारा आर है ये रशिया के लिए स्टैंड करता है। फिर अगला हमें याद रखना है कि आर है, फिर डबल सी है, फिर यू है, फिर बी है, फिर ए है, फिर आई है। ठीक है। फिर जो हमारा आर है वो रशिया के लिए स्टैंड करता है। फिर जो सी है हमारा वो कनाडा के लिए है। फिर जो हमारा दूसरा सी है वो चाइना के लिए है। फिर हमारा आया है यू फॉर यूएसए। ठीक है। अब दोस्तों, होता क्या है कि कई जगह हमें मिलता है कि चाइना 4th नंबर पर आ जाता है, रशिया 3rd नंबर पर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चाइना है वो 3rd नंबर पर है, 3rd लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, और जो यूएसए वो 4th है। ठीक है। अब हमारा जो बी है वो बी आता है ब्राज़ील के लिए, बी फॉर ब्राज़ील, और यहाँ पर ए जो है वो आता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और आई फॉर इंडिया। यानी कि हमारे जो इंडिया है वो कितने नंबर पर आता है? 7th नंबर पर। 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। ठीक है। तो हमें यहाँ से ये सारे जो लार्जेस्ट कंट्रीज हैं वर्ल्ड की वो लर्न हो गए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लैटीट्यूड्स को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ठीक है। इंग्लिश में इसके लिए वर्ड है लैटीट्यूड, और हिंदी में इसके लिए टर्म यूज़ होता है अक्षांश रेखाएं। ठीक है दोस्तों। इसे अब दोस्तों इसकी फीचर्स देख लेते हैं। पहली बात, आपको दिख रहा होगा फिगर में भी कि जो लाइंस होती हैं, ये अब हम लोग अपनी पढ़ने की सहूलियत से ये मान लेते हैं कि जो ये लाइंस हैं लैटीट्यूड्स वाली, वो हमारी जो अर्थ है उस पर वेस्ट की तरफ से स्टार्ट होती हैं और ईस्ट की तरफ बढ़ती हुई जाती हैं, और फिर आकर आपस में मिल जाती है, मतलब सर्कल बनाती हुई जाती है। ठीक है। आपको फिगर में भी दिख रहा होगा ये जो लाइंस है ये सर्कुलर शेप की होती हैं। ठीक है। ये सर्कल बनाती है, वेस्ट से स्टार्ट होकर ईस्ट की तरफ जाती हैं और फिर घूमकर वापस आकर मिल जाती हैं। ठीक है। तो अब इनकी फीचर्स देख लेते हैं। पहली बात, आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये सारी लाइंस पैरेलल हैं। पैरेलल क्यों है? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, हर जगह पर सेम है, कहीं पर भी इनकी डिस्टेंस छोटी बड़ी या घटी बड़ी नहीं है। अगला दोस्तों, ये नॉट इक्वल, मतलब कि बराबर नहीं होती है, क्योंकि जैसे अगर हम लोग इमेजिन करते हैं जो अर्थ है, मैंने बताया था आपको स्फेरिकल शेप की है। ठीक है। तो जैसे हम लोग इमेजिन करते हैं, जैसे फुटबॉल लेते हैं, फुटबॉल पर देखते हैं जो बीचों बीच का हिस्सा होता है फुटबॉल का, वो बहुत ही ज़्यादा उभरा रहता है। तो अगर हम लोग वहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो वहाँ की जो लाइन ड्रॉ हुई है वो सबसे लंबी लाइन होगी, उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। फिर हम लोग उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसकी जो लेंथ होगी उस लाइन की, वो बीचों बीच लाइन से थोड़ी कम हो जाएगी। ऐसे ऊपर करते जाएंगे और कम होगी और कम होगी और कम होगी, और आखिरी पर जब हम लोग एकदम ऊपर आ जाएंगे वहाँ पर तो बहुत ही कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये पता चलता है कि जो लैटीट्यूड्स होती हैं इनकी जो लेंथ होती है वो कभी भी आपस में सेम नहीं होती है। लेंथ आपस में सेम नहीं होती, लेकिन इनकी जो बीच की डिस्टेंस होती है वो हमेशा सेम रहती है। इसी वजह से इन्हें पैरेलल्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना है हमें। नॉट इक्वल की बात होगी। अगला देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो मैं आपको बता दूं, डिग्री में रहती है वो 1 डिग्री। कितनी रहती है? 1 डिग्री। अब दोस्तों आप लोग एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को याद कैसे करना रहता है कि जो लैटीट्यूड्स हैं यानी कि अक्षांश रेखाएं वो होती कितनी हैं। तो जैसे हम लोगों ने मैथ्स में कोऑर्डिनेट पढ़ रखे होते हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी वाई एक्सिस होती है। ठीक है।
अब होता क्या है कि जो x एक्सिस है और y एक्सिस है, इसके बीच का एंगल 90 होता है, आपको पता ही है। इसके बीच यहाँ पर इस तरफ भी 90, यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90, तो टोटल हो जाते हैं 360। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो लाइंस हैं वो अर्थ पर इस तरह से ऊपर पड़ रही है जिस तरह से हमारा y एक्सिस है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, यहाँ पर कितना बनता है, तो यहाँ पर दोस्तों बनता है 180। कितना बनता है? 180। अब मैंने आपसे बोला क्या है कि इन लाइंस के बीच की जो एंगल में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, तो 1 डिग्री होती है, ठीक है। 1 डिग्री। अब टोटल कितने बनती हैं, कितनी डिग्रीज आ जाएंगी अगर ऊपर से नीचे तक हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, तो 180 डिग्री। तो टोटल कितनी लाइंस बन जाएंगी? 180 लाइंस बन जाएंगी एक एक डिग्री के गैप पर, ठीक है। तो अगर यहाँ से लेंगे, यहाँ से, तो इसके ऊपर भी 90 लाइंस होंगी, इसके नीचे भी 90 लाइंस होंगी। अब ये 90 ऊपर की हो गई, 90 नीचे की हो गई, ठीक है। लेकिन अब ये हमारी बच गई ये वाली बीचों बीच की लाइन जो है 0 डिग्री, ठीक है। तो ऊपर वाली 90, नीचे वाली 90 और बीचों बीच की एक, तो 90 90 180 और बीच की जो 0 डिग्री वाली लाइन है तो 181, ठीक है। तो टोटल लाइन्स हमारी कितनी हो गई? 181। यहाँ पर दोस्तों 90 प्लस इक्वेटर है, तो यहाँ पर हम लोग +1 कर लेते हैं, होंगी 181, ठीक है। हम लोगों को याद रखना है। अब नीचे दोस्तों यहाँ पर देख रखा है मैंने, लेकिन अब क्या होता है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जो लाइंस हैं वो सर्कुलर शेप में हैं, वो ऊपर बढ़ती जाएंगी, लेकिन फिर जो लास्ट वाली लाइन होगी वो इतनी छोटी हो जाएगी कि उसका सर्कल बनेगा ही नहीं, वो केवल क्या बन जाएगा? केवल एक पॉइंट बन जाएगा। सबसे ऊपर वाला हिस्सा हम लोग देखते हैं अर्थ का, जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ वाला, यहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर क्या बन जाएगा? पॉइंट बन जाएगा। ऐसे ही नीचे की तरफ भी जो होगा वो भी क्या बन जाएगा? एक केवल पॉइंट बनेगा, ठीक है। वो पूरी लाइन ड्रॉ होगी ही नहीं, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब के लिए बता रहे हैं, अब इसको पॉइंट कंसीडर करने लगे हैं, ठीक है। और यही जो पॉइंट्स होते हैं नहीं हम लोग पोल्स बोलते हैं। ऊपर वाले को बोलेंगे नॉर्थ पोल, नीचे वाले को बोलेंगे साउथ पोल, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो 89 + 89 मतलब कि 89 ऊपर भी लाइंस होंगी, नीचे भी 89 लाइंस होंगी। ऊपर भी एक पॉइंट होगा, नीचे भी एक पॉइंट होगा, तो मतलब कि 2 पॉइंट्स हो गए और एक इक्वेटर। तो इस हिसाब से कितना हो गया? इस हिसाब से देखेंगे तो हमारी होगी 89 + 89 मतलब 170 8 लाइंस प्लस 2 पॉइंट्स और 1 इक्वेटर। तो इस हिसाब से 181 लाइंस तो हुई, लेकिन उसमें 2 पोल्स भी शामिल हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अगर हम लोग के एग्जाम में अगर ऑप्शन आता है 181, तो सबसे पहले हमें 181 के लिए जाना है, क्योंकि वो पहले से माना जा रहा है, ठीक है। अगर ऑप्शन हमारा 181 नहीं मिलता, उसके अलावा हमें मिलता है 179, तब हमें उस पर जाना है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारी बात हो गई लैटिट्यूड। अब दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मैं दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपको, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ इस वजह से करना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि मैप है तो इस वजह से मुझे जूम करके दिखाना पड़ता है इस वजह से। और अभी प्रोजेक्टर वगैरह तो ऐसा कुछ है नहीं, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, इस वजह से मैं स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं डिग्रीज एंड मिनट्स। अब देख लेते हैं दोस्तों डिग्रीज और मिनट्स किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है डिग्रीज आर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स आर फर्दर डिवाइडेड इंटू सेकेंड्स। यहाँ पर दोस्तों जो डिग्रीज़ हैं, डिग्रीज़ को डिवाइड करा जाता है किसमें? मिनट्स में, ठीक है। आगे और हम लोग अपने और ज़्यादा पढ़ने के लिए और ज़्यादा इजी करने के लिए डिग्रीज़ को मिनट्स में डिवाइड करते हैं, और मिनट्स को किस में डिवाइड करते हैं? सेकंड्स में डिवाइड कर देते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ बात कर रहे हैं कि हियर वी यूज़ मिनट्स एंड सेकंड्स एज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉट एज यूनिट ऑफ टाइम। अब यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात ये है कि जो मिनट्स और सेकंड्स हैं इनको हम लोग डिस्टेंस की यूनिट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। टाइम की यूनिट के तौर पर नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम लोग तो देख ही रहे हैं कि हम लोग डिस्टेंस बता रहे थे कि 1 डिग्री की डिस्टेंस होती है 2 जो लैटिट्यूड्स होती हैं उनके बीच में, ठीक है। तो डिस्टेंस की यूनिट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं और टाइम की यूनिट के तौर पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो ये बात हम लोगों को याद रखनी है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि 1 डिग्री हैज़ 60 मिनट्स। 1 डिग्री जो होता है उसमें 60 मिनट्स होते हैं, और ईच मिनट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 60 सेकेंड, और हर एक मिनट फिर से डिवाइड होता है 60 सेकेंड में। जैसा हम लोग का टाइम में होता है वैसा ही होता है कि हर एक मिनट 60 सेकेंड में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पर है कि 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट्स में डिवाइड हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हर एक मिनट 60 सेकेंड्स में डिवाइड होता है। अब आजकल दोस्तों क्या हो गया है, आजकल ये कॉमन हो गया है कि हम लोग सेकेंड्स का यूज़ करने की बजाय डेसिमल मिनट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि बताता हूँ आपको, जैसे हम लोग कोई चीज़ किलोग्राम में लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होता नहीं कि कोई चीज़ एग्जैक्टली किलोग्राम में हो, वो चीज़ ग्राम में भी होती है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग ऐसे भी कर देते हैं, उसको लिख देते हैं जैसे 1.25 kg, ठीक है। तो
ऐसे लिख देते हैं इस फॉर्म में, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि 1.25 मिनट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सेकंड का यूज़ नहीं कर सकते, नहीं करते मतलब ज़्यादातर, और मिनट्स को ही डेसिमल के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इक्वेटर की। पहले भी दोस्तों इक्वेटर की बात की है हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पर हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जैसा आप फिगर में ही देख रहे हो, जो इक्वेटर होती है वो अर्थ को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ का शेप होता है वो कैसा होता है, वो स्फेरिकल शेप होता है ना, मैंने आपको बताया था पहले भी। ठीक है, तो अर्थ जो है वो अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो जब स्फेयर कोई होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, तो दोनों मतलब जो उसके बचे हुए पार्ट होते हैं अब उसको क्या बोलते हैं, हेमिस्फेयर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हेमिस्फेयर बोलेंगे। अब यहाँ पर 2 हिस्से हुए ना, तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे कि कौन से हेमिस्फेयर की बात हो रही है, तो इसलिए हम लोग को उसका भी नाम देना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको मैप्स कराए थे। ठीक है, कि मैप्स में आप डायरेक्शन याद रख सको। तो ऊपर कौन सी डायरेक्शन थी, नॉर्थ, नीचे कौन सी थी, साउथ, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इनका नेम दिया गया है। ऊपर वाले हेमिस्फेयर का नाम है नदर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले हेमिस्फेयर का नाम है सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, ऊपर वाले को बोलेंगे नदर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाले को बोलेंगे सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, और ये आपको इक्वेटर दिख रही होगी, रेड लाइन। ठीक है, जो अर्थ को बीचों बीच से एकदम कट कर रही है, डिवाइड कर रही है 2 पार्ट्स में। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई लाइन होती नहीं है। हम लोग क्या होता है कि हम लोगों को लोकेशंस निकालनी रहती हैं, हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर करनी रहती हैं, इस वजह से हम लोग ये इमेजिनरी लाइन कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम लोग कई सारी चीज़ें हम लोगों की आसान हो जाती हैं, लोकेशन पता कर सकते हैं, हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग ये इमेजिनरी लाइन कंसीडर करते हैं। अब दोस्तों इक्वेटर को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा, और इसका दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। विषुवत रेखा नाम है भूमध्य, भू मतलब धरती और मध्य मतलब बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा, तो भूमध्य रेखा। ठीक है, अब जो इक्वेटर की दोस्तों लेंथ होती है वो माइल्स में अगर देखेंगे तो होगी 24,901 माइल्स। ठीक है, इक्वेटर की जो लेंथ है वो माइल्स में है 24,901 माइल्स, और जो किलोमीटर में है वो है 40,075 किलोमीटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों होता क्या है कि जो इक्वेटर है, अब मैं आपको एक चीज़ आपको करना क्या है कि अब आपको इमेजिन करना शुरू करना है। हम लोगों ने पहले भी फुटबॉल ली थी। ठीक है, यहाँ पर भी फुटबॉल लेते हैं। अब फुटबॉल हम लोगों ने ली, फुटबॉल का जो सेंटर होगा, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बीचों बीच के हिस्से की बात नहीं कर रहा हूँ कि सरफेस का बीचों बीच का हिस्सा, नहीं, मैं उसके अंदर की बात कर रहा हूँ। आपको फुटबॉल के जो फुटबॉल का सेंटर होगा वो उसके अंदर होगा। ठीक है, तो आपको वो इमेजिन करना है। वैसे ही अर्थ है, अर्थ का भी सेंटर कहाँ होगा, उसके अंदर होगा, उसके सरफेस पर नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग को ये इमेजिन करना है। अब हम लोग जानते हैं कि जो सेंटर होता है वो अंदर है। ठीक, अब जो सेंटर होगा, हमारा जो सेंटर है अर्थ का, वही क्या करता है, सरफेस पर ग्रेविटी लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, जिस वजह से सारी चीज़ें उससे जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ के साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, कि अर्थ का जो सेंटर है वहाँ पर वो फोर्स लगाकर सारी चीज़ों को अपने तरफ जोड़ के रखता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ है वो पूरा स्फेरिकल शेप में तो है नहीं, जो इसके पोल्स वाले हिस्से हैं वो कैसे हैं, वो फ्लैट हैं। आपको जैसे फिगर में भी दिख रहा होगा, पोल्स वाले जो हिस्से हैं वो फ्लैट हैं, और जो बीचों बीच का हिस्सा है, यानी कि जहाँ से इक्वेटर गुजरती है, वह वो वाला हिस्सा कैसा है, वो उभरा हुआ है। ठीक है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। क्यों निकला हुआ है, वो इस वजह से निकला हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जो चीज़ स्पिन करती हुई घूमती है, तो जहाँ से ज़्यादा उस पर जिस जगह से वो घूम रही होती है वहाँ से वो बाहर की तरफ निकलने लगती है। ठीक है, तो इस वजह से अर्थ का जो इक्वेटर वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, और जिसके पोल्स हैं वो फ्लैट हैं। तो जो अर्थ है उसके पास में सबसे जो पास में हिस्सा पड़े, सबसे पास की सरफेस जो पड़ेगी अर्थ के सेंटर के पास में, जो अर्थ के सेंटर के सबसे पास जो सरफेस पड़ेगी अर्थ की, वो कौन सी होगी, वो पोल्स वाली होगी। ठीक है, तो जो पोल्स पर होगा, वो पोल्स पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटी काम करेगी। सेंटर जो है वो पोल्स पर सबसे ज़्यादा ग्रेविटी लगाएगा, क्योंकि पोल्स फ्लैट होते हैं। फ्लैट होने की वजह से वो सेंटर के ज़्यादा पास होंगे। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ का सेंटर है वो पोल्स पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी अप्लाई कर पाएगा, बहुत ज़्यादा पावर लगा पाएगा। ठीक है, अब जो हमारी इक्वेटर वाला रीजन आता है, इक्वेटर वाला हिस्सा आता है, वो वाला उभरा हुआ है, वो सेंटर से दूर हट गया। अब सेंटर से दूर हटा है तो वहाँ पर दूसरी जगहों के हिसाब से, दूसरी सरफेस के अकॉर्डिंग में क्या होगा, वहाँ पर
कम फोर्स लग पाएगा, कम ग्रेविटेशनल फोर्स लग पाएगा। इसी वजह से वहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, लोवेस्ट ग्रेविटी। यहाँ पर क्या रहता है, इक्वेटोरियल बल्ज रहता है। बल्ज मतलब उभरा हुआ, ठीक है। इक्वेटोरियल मतलब क्यों बोला गया, क्योंकि इक्वेटर वाला रीज़न है, तो इस वजह से इक्वेटोरियल बल्ज उभरा हुआ रहता है। दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैंने आपको बता ही दिया है। अब यहाँ पर और बात कर रहे थे, अब यहाँ पर मैं एक आपको चीज़ बता देता हूँ। ये जो इक्वेटर है, ये वाला रीजन जो है, यहाँ पर लोवेस्ट ग्रेविटी रहती है। तो जो हमारे रॉकेट लॉन्चेस वगैरह होते हैं वो अधिकतर यहीं से किए जाते हैं, इसी रीजन के आसपास में किए जाते हैं, क्योंकि जो रॉकेट्स वगैरह होते हैं उसमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो कम लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कम ग्रेविटी है। तो रॉकेट को रिलीज़ करने के लिए कम पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो कम फ्यूल यूज़ होगा। तो इसी वजह से यहाँ से अधिकतर रॉकेट लॉन्चेस वगैरह, सैटेलाइट लॉन्चेस वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर दे रखा है लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड। अब यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि इक्वेटर जो है वो क्या है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि बीचों बीच का पार्ट सबसे ज़्यादा उभरा हुआ होगा, ठीक है। तो ये जो इक्वेटर है वो सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड बनाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इक्वेटर कहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इक्वेटर, सबसे पहले कॉन्टिनेंट देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम लोग पढ़ने के लिए क्या मान लेते हैं कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे तो साउथ अमेरिका, ठीक है। सबसे पहले इक्वेटर कहाँ एंटर करती है, कौन से कॉन्टिनेंट में, तो साउथ अमेरिका। उसके बाद आपको पता है साउथ अमेरिका के बाद बीच में अटलांटिक ओशन पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन सा कॉन्टिनेंट पड़ता है, तो अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका से होते हुए फिर यहाँ कहाँ जाती है, एंटर करती है एशिया में, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे हो गए कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, फिर एशिया। उसके बाद आते हैं कंट्रीज़ पर। तो कंट्रीज़ पर जो एंटर करती है सबसे पहले, तो ये साउथ अमेरिका की पहली कंट्री है, वो कौन सी है, इक्वाडोर। इक्वाडोर में सबसे पहले ये एंटर करती है। इक्वाडोर से फिर ये कहाँ जाती है, कोलंबिया, ये भी साउथ अमेरिका की कंट्री है। फिर कहाँ जाती है, अगला है ब्राज़ील। जो ब्राज़ील है ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, ब्राज़ील, ठीक है। तो ये हमारी 3 कंट्रीज़ थी जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ती है, जहाँ से इक्वेटर होकर गुजरती है, इक्वेटर पास होती है। तो कौन कौन सी है, पहली है इक्वाडोर, दूसरी है कोलंबिया, तीसरी है ब्राज़ील, ठीक है। अगला चलते हैं। अब हमें पता है कि यहाँ से कहाँ एंटर करेगी, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एंटर करेगी, ठीक है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पहला जो कंट्री पड़ता है वो कौन सा पड़ता है, तो पहला है साओ टोम एंड प्रिंसिप, ठीक है। ये एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है। ये अटलांटिक ओशन में ही आ जाता है, चारों तरफ से अटलांटिक ओशन से ही घिरा हुआ है साओ टोम एंड प्रिंसिप। अगला है दोस्तों गैबन, ठीक है। अगला है गैबन। उसके बाद है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। आपको याद रखना है कि दोनों कंट्रीज़ अलग अलग हैं। पहली है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दूसरी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। उसके बाद है युगांडा, फिर है कीनिया, फिर है सोमालिया, ठीक है। तो ये थी अफ्रीका की कंट्री। पहली कौन सी है, साओ टोम एंड प्रिंसिप, दूसरी गैबन, तीसरी रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तीसरी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है। उसके बाद हमारी 5वीं आई युगांडा, 6ठी आई कीनिया और 7वीं आई सोमालिया। तो इसमें कितनी कंट्रीज़ हुई, 7। कितनी हो गई, 7। अगला देखते हैं। अगला हमारा, अब ये कहाँ एंटर करेगी, तो ये एशिया कॉन्टिनेंट में एंटर कर जाएगी, ठीक है। अब सबसे पहले जो पड़ेगी वो कौन सी है, मालदीव्स। उसके बाद कौन सी है, इंडोनेशिया। अब आप थोड़ा सा मैप ध्यान करने की कोशिश करो। जो इक्वेटर होती है वो एशिया में ज़्यादा टच नहीं करती है, नीचे वाले हिस्से से गुजर जाती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा कंट्रीज़ को टच नहीं करेगी और ऐसी कंट्रीज़ को टच करेगी जो नीचे एशिया में, साउथ एशिया में पड़ते होंगे, ठीक है। तो वहाँ की कंट्रीज़ को टच करेगी। तो पहली है मालदीव्स, दूसरी है इंडोनेशिया, फिर ये जाती है किरीबाती, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर हम लोग को ये देखना रहता है, मालदीव्स और किरीबाती 2 ऐसी कंट्रीज़ है जिनके लैंड से ये होकर नहीं गुजरती। जो उनका लैंड वाला एरिया है वहाँ से होकर नहीं गुजरती, ये उनकी जो वाटर एरिया आ जाता है, जो वाटर का जो उनका एरिया पड़ता है मालदीव्स और किरीबाती का, वहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। और लैंड से केवल ये गुजरती है तो केवल इंडोनेशिया के, ठीक है। बाकी सब जो मालदीव्स थे और किरीबाती थी, इनके केवल ये जो वाटर वाली बाउंड्री आती है उसी से होकर गुजरती है ये, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखने वाली एक और चीज़ थी कि जो इक्वेटर है इसको 2 बार कट करने वाली रिवर कौन सी है। एक बार तो इक्वेटर से कई सारी रिवर्स होकर गुजर जाती हैं, कई सारी रिवर्स है जो इक्वेटर को एक बार पास कर जाती हैं, गुजर जाती हैं वहाँ से। लेकिन जो 2 बार रिवर कट करती है वो इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो कौन सी है वो, कॉन्गो, ठीक है। इसका पुराना नाम था जायर,
अब इसका नाम है कॉन्गो। अब आपको नाम से इसके पता चल गया होगा ये कहाँ पर होगी, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कॉन्गो जो कंट्री है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसी में ये फ्लो होती है। ठीक है, तो कॉन्गो रिवर है, ये क्या करती है, इक्वेटर को 2 बार कट करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे बोलते हैं मकर रेखा। अब जैसा दोस्तों आप फिगर पे देखो ध्यान से, बीचों बीच से हमारी इक्वेटर गई है। ठीक है, उसके इक्वेटर के नीचे वाले हिस्से पर आ जाओ आप, मैप में बोले तो साउथ की तरफ, तो वहाँ पर लिखा हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इक्वेटर जो हमारी होती है वो 0 डिग्री लाइन भी होती है, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आओगे वहाँ लिखा हुआ है 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, आपको दिख गया होगा। 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तब भी हमारी जो डिग्रीज होंगी वो इंक्रीज़ होंगी, नीचे आएंगे तब भी हमारी डिग्रीज इंक्रीज़ होती हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री से हम लोग साउथ की तरफ आए हैं 23.5 डिग्री साउथ, तो वहाँ पर जो वहाँ से जो लाइन होकर गुजरती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि मकर रेखा। ठीक है, अब इसके पॉइंट्स भी दोस्तों देखते हैं। हम लोग वही सारी लैटिट्यूड्स दोस्तों देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है तो बहुत सारी हम लोगों ने देखी है, 181 है, लेकिन हम लोग को पढ़नी कौन सी हैं जो केवल हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो है 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, अब एक चीज़ और समझना है दोस्तों हम लोगों को, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये लास्ट पॉइंट होता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, जहाँ पर सन सीधे सर पे लाई करता है, ठीक है, हेड पर लाई करता है। इसके बाद अगर हम लोग नीचे आएंगे ना, तो वहाँ वाले रीजन पे कभी भी सन जो होगा वो कभी हमारे स्ट्रेट हेड पर स्ट्रेट आ नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं अर्थ कर्व हो जाती है। ठीक है, कर्व होगी तो उसके बाद से जो सन होगा वो सीधे सर पर आ नहीं पाएगा। ठीक है, ऐसा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में भी होगा और ऐसा ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में भी होगा। ठीक है, यही 2 प्लेस है जहाँ तक हम जो सन है वो हमारे स्ट्रेट एकदम हेड के ऊपर लाई करेगा। इसके बाद किसी भी रीज़न पर सन हमारे सर के ऊपर लाई नहीं करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों किन किन कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। तो दोस्तों ये पहला साउथ अमेरिका आपको पता ही है, दूसरा तो अफ्रीका से गुजरेगी, तीसरा ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरेगी, एशिया को टच नहीं करती है। ठीक है, अब कंट्रीज़ देख लेते हैं। कंट्रीज़ फिर से हम लोग वेस्ट से ही स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले साउथ अमेरिका की कंट्री लेंगे। साउथ अमेरिका कंट्री पहली है, चिली भी बोलते हैं, चाइल भी बोलते हैं, तो आप जो भी बोलो, चाइल पहली है। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी अर्जेंटीना। ठीक, अर्जेंटीना के बाद है हमारी पैराग्वे। ठीक, फिर है हमारी, मैंने आपको बताया था साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी, ब्राज़ील। तो ये थी हमारी 4 कंट्रीज़ थी साउथ अमेरिका की, पहली चाइल, फिर अर्जेंटीना, फिर पैराग्वे, फिर ब्राज़ील। उसके बाद हम लोग एंटर कर जाएंगे कहाँ पर, अफ्रीका में। तो अफ्रीका की कंट्री कौन सी है, पहली नामीबिया। ठीक है, फिर आई हमारी बोत्सवाना, फिर आएगी साउथ अफ्रीका, फिर है मोजाम्बिक, फिर है मेडागास्कर। ठीक, तो हमारी जो साउथ अफ्रीका की जो कंट्री थी वो कितनी थी, पहली है नामीबिया, दूसरी है बोत्सवाना, तीसरी है साउथ अफ्रीका, चौथी है मोजाम्बिक और 5th है मेडागास्कर। तो यहाँ पर कितनी पड़ गई, 5 कंट्रीज़। उसके बाद हम जानते हैं कि कहाँ पर एंटर करेगी ये, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। तो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में ये केवल ऑस्ट्रेलिया से ही गुजरती है और किसी कंट्री से होकर गुजरती नहीं है। तो ये बहुत आसान है कि ये केवल ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजर जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम लोग जैसे पिछली बार हम लोग ने इक्वेटर में भी देखा था कि उसको कौन सी रिवर ट्वाइस कट कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर इसको कौन सी रिवर ट्वाइस कट करेगी, तो लिम्पोपो रिवर कट करती है। ठीक है, कौन सी रिवर है, तो लिम्पोपो रिवर इसको 2 बार कट करती है। अब ये पड़ती कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ही पड़ती है, कई सारी कंट्री से होकर गुजरती है। ठीक है, कई सारी कंट्री से होकर गुजरती है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन दोस्तों हमारी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में से बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। अब जैसे जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थी वो थी 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, अब वैसे ही ये उसके जस्ट अपोजिट है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, अब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि वहाँ पर साउथ पर वाला जो पॉइंट था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न था, वहाँ पर सन जो था सीधे लास्ट पॉइंट था जहाँ पर सन सीधे स्ट्रेट हेड पर लाई करेगा, लास्ट पॉइंट था इसका। ऐसा ही ये नॉर्थ का पॉइंट है जहाँ पर सन जो होगा वो स्ट्रेट हेड पर लाई करेगा, इसके बाद सन हेड पर लाई नहीं करता। ठीक है, इसके
अब देखते हैं यहाँ की कौन से कॉन्टिनेंट से होकर गुजरती है। तो अब ये आ जाएगी इक्वेटर के ऊपर। तो इक्वेटर के ऊपर वाला रीजन कौन सा पड़ जाता है? तो सबसे पहला पड़ेगा हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। फिर कौन सा पड़ेगा? अफ्रीका। फिर आता है हमारा ये एशिया में एंटर कर जाती है, ठीक है। तो पहला कौन सा था? नॉर्थ अमेरिका, दूसरा अफ्रीका, तीसरा एशिया। अब कंट्रीज़ देखते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका की कंट्री आएगी पहली मैक्सिको, ठीक है। कौन सी? मैक्सिको। उसके बाद कौन सा है? बहामास, ठीक है, बहामास, ठीक। तो 2 कंट्रीज़ थी नॉर्थ अमेरिका की, पहली मैक्सिको, दूसरी बहामास। अब एंटर करेगी है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की पहली कंट्री है वेस्टर्न सहारा, फिर है मॉरिटानिया, फिर है माली, फिर है अल्जीरिया, फिर है नाइजर, फिर लीबिया, फिर है इजिप्ट, ठीक। तो फिर से देख लेते हैं। पहली कंट्री वेस्टर्न सहारा, दूसरी मॉरिटानिया, तीसरी माली, चौथी अल्जीरिया, पांचवी नाइजर, छठी लीबिया और सातवीं हमारी है इजिप्ट, ठीक है। अब इसके बाद ये एंटर करेगी एशिया में। एशिया में सबसे पहले एंटर करती है सऊदी अरेबिया में, फिर उसके बाद यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फिर उसके बाद ओमान, फिर एंटर करती है हमारे इंडिया में, फिर उसके बाद बांग्लादेश, फिर म्यांमार, फिर चाइना और लास्ट में ताइवान। ताइवान को दोस्तों चाइना के पार्ट मान लेते हैं, लेकिन अलग से मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो जो एशिया था वहाँ से कहाँ से गुजरी? पहला सऊदी अरब, दूसरा यूएई, तीसरा ओमान, फिर चौथा था हमारा इंडिया, पांचवा बांग्लादेश, छठा था म्यांमार, सातवां चाइना और आठवां ताइवान, ठीक है। तो दोस्तों ये था जो जहाँ से ये हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, वो उनकी कंट्रीज़ थी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन सी रिवर है जो इसको ट्वाइस कट करती है, 2 बार कट करती है। तो कौन सी रिवर है? माही रिवर। और माही रिवर पड़ती कहाँ है? आपको नाम से ही पता चल गया होगा ये कहाँ पड़ती है, इंडिया में ही पड़ती है, ठीक है। इंडिया में ही पड़ती है माही रिवर, ये इसको ट्वाइस कट करती है, ठीक है, 2 बार कट करती है। अब दोस्तों यही एक ऐसी जो मतलब हम लोगों ने जो पढ़ी, इक्वेटर पढ़ी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ी, तो इन तीनों में से केवल जो कर्क रेखा है यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यही केवल इंडिया से होकर गुजरती है, ठीक है। तो इंडिया से होकर गुजरती है, तो इंडिया से होकर गुजरने में इसके जो स्टेट्स पड़ते हैं जिनसे होकर गुजरती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला पड़ता है गुजरात, ठीक है। फिर अगला स्टेट हमारा आ जाता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आएगा झारखंड, फिर आएगा वेस्ट बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा और उसके बाद आता है लास्ट में मिज़ोरम। तो जो कर्क रेखा है वो हमारे देश से 7-8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला था हमारा क्या आपको बताया, गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, फिर छठा है हमारा वेस्ट बंगाल, सातवां है हमारा त्रिपुरा और आठवां है हमारा मिज़ोरम, ठीक है। तो यहाँ से थे जो हम यहाँ ये सारे राज्य थे जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है इंडिया में, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो पूरा लैटीट्यूड के ऊपर बेस्ड था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बने रहिएगा। मैं और बहुत ऐसे ही बहुत अच्छे से वीडियो लेकर आता रहूँगा वर्ल्ड मैप के ऊपर और सारी चीज़ों के ऊपर लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिस इज आशीष मिश्रा।